Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. So, can you see the presentation now? आपको प्रेजेंटेशन नज़र आ रही है? Yes, sir. यस सर। ठीक है, ओके। मैं ये कह रहा था कि द थिंग इज सॉफ्ट टिश्यू शेडोज जो हैं वो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। उसको कुछ दिखता ही नहीं है, यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, इधर नहीं दिखता। वो देखें, फिर ट्रेकिया को देखें कि सेंट्रल है या नहीं है। इसके लिए ट्रेकियो एरोग्राम्स जो है ना, इसको चेक करें और इसको लाइन खींचें यहाँ पे पहले तो वो दोबारा, और इसको देखें इसकी डायरेक्शन क्या है। ट्रेकिया एंड एट द एक्सटर्नल एंगल एट द लेवल ऑफ T4, पीछे T4 है। यहाँ एंगल ये है, एंगल ऑफ लुइस। यहाँ पे ट्रेकिया राइट प्रिंसिपल ब्रोंकस और लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस, तो दोनों के दरमियान जो एंगल ये बनेगा ये 120 डिग्री का होगा। इसलिए ये करना कहलाता है। तो आगे ये टर्मिनोलॉजी आएगी, इसलिए यहाँ पे समझ लीजिएगा। जब आप ये देखते हैं कि ट्रेकिया जो है सेंट्रल होना चाहिए, 10 डिग्री टूवर्ड्स राइट साइड होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है ये, तो ये ट्रेकिया की डिस्प्लेसमेंट है। इट मे बी ऑन द सेम साइड एज अ पैथोलॉजी, पुश है या पुल। अगर ये पुश है तो ट्यूमर पुश करेगा या प्लूरल इफ्यूजन है, न्यूमोथोरैक्स है। अगर ये पुल करेगा तो कोलैप्स है या फाइब्रोसिस। ये इतना सेंसिटिव पार्ट है ये वाला। इसकी वजह से जो है डायग्नोसिस बनती है, याद रखिएगा। इसको देखने के बाद मैंने आपसे ये बताया कि लंग फील्ड देखें और लंग फील्ड को डिवाइड करें। सेकंड इंटरकोस्टल, फर्स्ट है ये, सेकंड है, तो सेकंड रिप के ऊपर जो है ना आप जाएंगे और सेकंड रिप पे जाने के बाद जो है वॉक करेंगे सेकंड रिप। वहाँ पे एक लाइन खींचेंगे और फोर्थ रिप पे या एंटीरियर प्रोजेक्शन पे एक लाइन खींचेंगे। नाउ इसके अंदर जो है 3 लंग फील्ड हो गई, अपर, राइट, मिडल, लोअर, लेफ्ट अपर, लेफ्ट मिडल, लेफ्ट लोअर। इनको कंपेयर करें आपस में। और इसके ऊपर पूरा लेक्चर है, सेशन 3 पर लेक्चर था फुल। अब इसके अंदर जो है नॉर्मली क्या होता है, एरोग्राम्स एंड साथ में जो है वो वास्कुलर शेडोज हैं। इसको कहते हैं ब्रोंकोवास्कुलर मार्किंग्स। ये दोनों चीज़ें होती हैं। तो द थिंग इज दिस कि इसको जो है ना वो प्रोपोर्शनली डिवाइड किया था मैंने, और वो आपको पूरा बताया था कि अगर एरोग्राम्स और दोनों बढ़ जाएं तो क्या होगा। ये कंडीशन तो वो है। दूसरे जिसमें जो है ना प्रीडोमिनेंट जो है ब्रोंकोवास्कुलर मार्किंग्स आर मोर देन एरोग्राम्स। तीसरी कंडीशन वो है जिसमें सिर्फ जो है ना वो एरोग्राम्स ही एरोग्राम्स हैं। चौथी कंडीशन वो है कि डोमिनेंट ब्रोंकोवास्कुलर मार्किंग्स। ये 4 हो गए। और पांचवा क्या था? पांचवा ये था कि प्रोबेबली द एलियन क्या होता है? रेडियो ओपेसिटी और ओपेसिटी इन स्काईग्राम। अगर गौर से सुनिएगा, इफ एनी सिग्निफिकेंट ओपेसिटी अप्रिशिएटेड इन द प्लेन एक्सरे चेस्ट, इट और दे शुड बी क्लासिफाइड एज फॉलोज व्हेन क्लिनिकल डेटा इज नॉट। आपने पकड़ ली ये ओपेसिटी है, पहले तो पकड़ना पड़ेगी, पिक इट अप। अब उसकी जो है ना एटियोलॉजी अगर आप देखेंगे, दिस मीन्स द वाइड डिफरेंशियल डायग्नोसिस विल बी मेड। वाइड डिफरेंशियल डायग्नोसिस। और यहाँ को ज्वाइन करना चाहता है ये जवेरिया तुफैल। ये जो है ना ये इम्पोर्टेंट बात है, ये जो लिखी हुई है ना, ये आप इसको देख लीजिए। आपके पास अगर पहले मौजूद है तो अच्छी बात है। वाइड डिफरेंशियल डायग्नोसिस विल मेड अगर ओपेसिटी है कोई। यू हैव टू रीड द प्रोबेबल डायग्नोसिस विद द करेक्ट हिस्ट्री एंड क्लिनिकल एग्जामिनेशन। अगर आप चाहते हैं कि उसको एक डायग्नोसिस बनाना, इफ़ यू वांट टू डू, यू कैन डू बाय करेक्ट हिस्ट्री एंड क्लिनिकल। अब ये डिफरेंस हो गया एक रेडियोलॉजिस्ट में जिसको कुछ भी नहीं पता है, खाली एक्सरे है। दूसरा वो आदमी है, एक क्लिनिशियन है, उसने एक्सरे कराया है, वो खुद रिपोर्ट कर रहा है, वो पेशेंट उसके सामने बैठा हुआ है।
वो पकड़ लेगा ये, व्हाट इज द मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस, वो पकड़ लेगा बहुत आसानी के साथ। तो क्या करना है, अब आपने इसको समझने की कोशिश करना। नाउ द स्टार्टिंग इज दिस, कोई भी अगर ओपेसिटी होगी तो या तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन होगा और द रिजल्ट ऑफ इट, कोई भी, ये 4 जो है ना इसके ग्रुप बनाए हैं मैंने, इससे बाहर नहीं हो सकती, सवाल ही नहीं पैदा होता। क्या ग्रुप है? ग्रुप 1 एक्यूट इन्फ्लेमेशन और रिजल्ट ऑफ इट। ये अपने आप से क्वेश्चन करें, पेशेंट बैठा हुआ है, हिस्ट्री 7 दिन की है, अगर इन्फ्लेमेशन आप सोचते हैं तो निमोनिया होगा, इसमें भी लोबार निमोनिया है। अब लोबार निमोनिया है, अगर लोबार निमोनिया है तो फिर उसकी जो है ना, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, यू लॉस योर कनेक्शन ट्राइंग टू रिकनेक्ट। अभी आपको आवाज़ आ रही है? अब Yes, sir. ठीक है जी, ये 3 आदमी हैं, इसमें मुझे नहीं मालूम किसका कनेक्शन लॉस हुआ, आई डोंट नो। बहरहाल एनीवे, इट मे बी निमोनिया लोबार, it may be pneumonitis, it may be alveolitis, it may be bronchiolitis। टर्मिनोलॉजी से देखिए, ये पल्मोनोलॉजी, इसके लिए जो हम ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन के लिए। इसके जो कॉम्प्लिकेशन है वो पल्मोनरी एब्सिस है, वो भी ओपेसिटी में आता है, प्लूराइटिस है वो भी ओपेसिटी में, कोलैप्स है वो भी ओपेसिटी में आता है, प्लूरल डिफ्यूजन है वो भी ओपेसिटी में आता है, रेडियो ओपेसिटी। तो अब इस लंग फील्ड में जो है ना, आपने को मालूम है कि क्या एरोग्राम्स हैं, ब्रोंकोवास्कुलर मार्किंग्स हैं, और थर्ड है ओपेसिटी। अब उस ओपेसिटी की डिफरेंशियल बनाने के लिए ग्रुप 1 है। ये क्वेश्चन करेंगे आप अपने आप से, क्या इसमें फिट बैठता है या नहीं बैठता। इसलिए डायग्नोसिस और एक्सक्लूजन पे इसको करते हैं हमेशा ना, पीछे जाते हैं और फिर एक्सक्लूड करते हैं इसको। दूसरा ये था जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन और द रिजल्ट ऑफ इट, या तो पल्मोनरी कॉक्स है, पाकिस्तान में तो ज़्यादा यही होता है, ट्यूबरक्लोसिस, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, और कोई इसके अलावा आपको पता हो तो बता दीजिएगा। फंगल इन्फेक्शन होते हैं, बहुत अनकॉमन हैं, पाकिस्तान में बहुत अनकॉमन है। इट इज मे बी एसोसिएटेड विद द इम्यूनोसप्रेशन स्टेट्स, अगर है कोई पाकिस्तान में तो होगा, अदरवाइज अफ्रीकन कंट्रीज में कॉमन है। ये नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिकन जो जोन है उनमें भी होते हैं वहाँ पे। ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है, दे आर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। तो इट रिजल्ट इन फाइब्रोसिस, एज ओपेसिटी और ब्रोंकिएक्टिसिस, एज ओपेसिटी और कोलैप्स, एज ओपेसिटी प्लूरल इरेजन, एज ओपेसिटी प्लूरल डिफ्यूजन, एज ओपेसिटी। तो इसको याद करिएगा, ज़बानी बिल्कुल आप जहन में 2-3 दफ़ा पढ़ें, आपकी समझ में आ जाएगा। तो ये होगी 2। और ग्रुप 3 है कि ट्यूमर और द ट्यूमर लाइक मॉर्फोलॉजी एंड रिजल्ट्स। रिजल्ट क्या है कि ब्रोंकियल एडिनोमास है, जो आपने कभी शायद ज़िंदगी में न देखा हो। ये बिनाइन ट्यूमर है लकली तौर पे। हेमाटोमास है, मीडियस्टिनल ट्यूमर्स है, कुछ बिनाइन है कुछ मैलिग्नेंट है। लिम्फेडेनोपैथीज एसोसिएटेड जो होती है वो भी रेडियोपेक होती है, वो भी नज़र आती है आपको। ट्यूमर एंड ट्यूमर लाइक स्टेट्स, एक्चुअली जो ट्यूमर है कॉमनेस्ट है ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, इसमें या स्मॉल सेल या लार्ज सेल हो या एडिनो हो, ये मेसोथेलियोमास है, ये सारे एक से नज़र आते हैं आपको। इसको अलग कर सकता है अगर आदमी, अगर समझदार बंदा है तो इसको कर लेगा। तो इसका जो रिजल्ट है, ये जो लिखा हुआ यहाँ है, सेटेलाइट ट्यूमर्स हैं, दूसरी साइड पे चला जाएगा या उसी लंग में दूसरी साइड पे ट्रांसमिशन हो जाएगी इसकी, 2 हो जाएंगी ओपेसिटी। अब कोलैप्स है, प्लूरल डिफ्यूजन भी कॉज करता है, ये कोलैप्स भी कर देता है, प्लूरल डिफ्यूजन भी, सारी ओपेसिटीज़ होंगी। इसके रिजल्ट के शाखसाना है। एक्चुअल में ये मसला हुआ था तो इसने ये प्रोड्यूस किया। और 4th ग्रुप जो है वो मिसलेनियस कॉजेज है। एलर्जिक कंडीशन आने पड़ी है, हाइपरसेंसिटिव निमोनाइटिस जिसको कहते हैं एक्सटेंसिव एलर्जिक अल्वुलाइटिस, वो भी ओपेसिटीज कॉज करता है, लेकिन स्पेसिफिक होती हैं बहुत। फिर है पल्मोनरी इनोफीलियास,
उसके अंदर भी ओपेसिटी स्पेसिफिक होती है। न्यूमोकोनियोसिस बहुत सारी हैं, उनमें से मैंने लिखी है कोल माइनर लंग, एस्बेस्टोसिस, बेरिलोसिस, बिसिनोसिस। क्योंकि कराची में जो है ना ये चीज़ें इसके ये तो नहीं मिलेगी आपको, ये बलूचिस्तान में मिलेगी, ये बलूचिस्तान में मिलेगी, इसलिए बेहतर है कि उसका जिक्र ना किया जाए। और इसमें ये कॉमन है यहाँ पे जो ज़्यादा वो एस्बेस्टोसिस है, सिडरोसिस भी आती है यहाँ पे, वो मैंने नहीं लिखी है, बेरिलोसिस है, बिसिनोसिस है। इनके जो रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग है बहुत मिलती जुलती हैं इनकी, जो है उनको अलग अलग किया जा सकता है, आदमी की समझदारी की बात है इसमें। तो सी है इसका, ये ग्रुप 4 का सी है इडियोपैथिक, उसमें जो सार्कोइडोसिस, इस डिजीज़ के बारे में अभी भी जो है ना वो शुबा है कि ये इटियोलॉजिकली इसकी क्लासिफिकेशन नहीं कर सके वो, इनमें भी ऑटोइम्यून, इनमें भी नॉन ऑटोइम्यून, उनको नहीं पता। फिर ऑटोइम्यून डिजीज अफेक्टिंग द लंग, ये आजकल बड़ी मुसीबत बनी हुई है। इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस है, जिसे फाइब्रोजिंग अल्वुलाइटिस कहते थे एक ज़माने में, रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, SLE है, सिस्टमिक स्क्लेरोसिस। याद रखिए इनके लंग के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस भी आएगा यहाँ, उसका स्पेसिफिक लंग रीजन है। तो इसलिए ये जो लाइन है ये मामूली लाइन नहीं है, आजकल नहीं रही, कम से कम जब से आपके ये करते हैं हम तो CT करते हैं और फिर HRCT करते हैं, तो इसने बड़े आसान मसले को हल कर दिया। पहले एक ज़माने में बड़ा मुश्किलात थी कि इसको क्या किया जाए। पैरासिटिक इन्फेस्टेशन जो लंग को इन्वॉल्व करती है में बेसिस है, ये मैंने देखी हुई है। हाइड्रोसिस्ट है, ये भी देखी हुई है। और स्पेसिफिक लंग वॉर्म है पैरागोनोमस वेस्टरमेनाई, जो यहाँ मिलता है आपको मलेशिया में, फिलिपाइन में। तो पैरागोनोमस वेस्टरमेनाई इंडिया में भी एक दफ़ा पकड़ा था लोगों ने, और ये लंग का स्पेसिफिक पैरासाइट है पैरागोनोमस वेस्टरमेनाई। ये जो है ना ये एक्चुअली जो है ना ये टिमेटोड है, और ये बहुत यानी यहाँ पाकिस्तान में उसका नाम भी नहीं जानता कि ये क्या चीज़ होती है। लेकिन सिस्टिक सार्कोसिस तो आप जानते होंगे, सिस्टिक सार्कोसिस का नाम भी सुना होगा। तौसीफ साहब, आपने नाम सुना है सिस्टिक सार्कोसिस का? सुना है ना? हाँ, तो इसके बारे में मैं किस्सा आपको सुनाता हूँ अभी थोड़ी देर में, छोड़ें आप। लेकिन अब ये जो है ना असल में ये है कि ये 4 में अगर आप कर दें ग्रुप में, कोई भी ओपेसिटी जो फिट हो जाएगी। फर्स्ट करें आपसे कोई गलती से पूछ बैठा, जैसे कि मुझसे उन्होंने पूछा FCPS में व्हाट इज़ द डिफरेंशियल डायग्नोसिस। नहीं, मैं आपको सुना रहा हूँ। मैंने कहा सर सारी सुना दूँ? बोला बताओ, सारी बता दो। मैंने बता दी तकरीबन 25 या 26 बताई थी। तो वो उसने ये कहा कि ऐसा करें आप बुक लिख दें इसके ऊपर। अब या उन्होंने तंजिया कहा या मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। एक्चुअली फैक्ट ये है कि ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस अगर आप बनाएंगे किसी की भी, और हिस्ट्री भी नहीं पता आपको, तो ये सब इंक्लूड हो जाएंगी, सारी की सारी जो है ना आपको बतानी पड़ेंगी। लेकिन हिस्ट्री आपके पास है, एग्जामिनेशन मौजूद है, उसे महदूद किया, टिपर ऑफ किया, तो फिर करीब तरीन पहुँच जाएंगे। तो इसलिए जो है ना ये ग्रुप बना दें आप पहले। तो ये याद रखिए कि इनकी इटियोलॉजी जो है ना 4 ग्रुप में होती है। बस इतनी बात समझ लीजिए बात को, तो बहुत ज़बरदस्त बात हो जाएगी। और ये जो प्रेजेंटेशन है ये रेयर प्रेजेंटेशन है, मैं आपको बता दूं, बिकॉज ये पता नहीं कल मैं जिंदा रहूँ ना रहूँ, लेकिन ये आपके सामने मौजूद है। इस तरह से किसी ने भी क्लासीफाई नहीं किया। तो AQH के जो रेडियोलॉजिस्ट हैं उनसे इख्तलाफ है, वो कहते हैं नहीं आप इस तरह बताते हैं तो ये ठीक नहीं है तरीका। मैंने कहा आप रेडियोलॉजिस्ट हैं, मैं क्लिनिकली बता रहा हूँ इसको, आई एम नॉट ए रेडियोलॉजिस्ट। तो आप अपनी क्लिनिकल साइट पे अगर रहते हैं तो ये 4 मेन ग्रुप्स हैं, इसको आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। अभी रेडियोपेसिटी है, तो आप ये देखिए कि डोमिनेंटली जो रेडियोपेसिटी आपको नज़र आ रही है, पहले तो ये तय कीजिए सिंगल है या मल्टीपल है। अगर सिंगल ओपेसिटी है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने एक लंग जोन के अंदर, जोन कितने हैं भाई? 6। तो एक जोन ऑफ द लंग में इन्वॉल्वमेंट है उसकी, बस ये सीधी सीधी सी डेफिनेशन है इसकी।
और अगर मल्टीपल है तो 2 या 2 से ज़्यादा जोन में इन्वॉल्व है। जोन्स भी इन्वॉल्व होने चाहिए, ये खाली नहीं है कि टुकड़े नज़र आ रहे हों, बल्कि जोन भी एक लंग एरिया में होगी तो सिंगल होगी। अगर 2 या 3 या 4 या 5 या 6 में हो जाए तो फिर मल्टीपल हो जाएगी। ये डेफिनेशन बनती है। आज जो बात करी जाएगी वो सिंगल पे बात करें। पहले तो सिंगल रेडियो ओपेसिटी अगर है तो क्या करेंगे, इसको क्लासीफाई करते हैं 2 में, यूनिफॉर्म और होमोजेनियस ओपेसिटी। अगर प्रीडोमिनेंट की बात हो रही है, आपको बिल्कुल सफ़ेद नज़र आ रही है कोई चीज़, लेकिन कहीं वो धब्बे धब्बे नज़र आते हैं थोड़े एरोग्राम्स, तो वो नहीं कहलाएगी, वो होमोजेनियस ही कहलाएगी। फिर नॉन यूनिफॉर्म और नॉन होमोजेनियस ओपेसिटी है, जिसके अंदर जो है, इसी ओपेसिटी के अंदर जो है वो एयर ब्रोंकोग्राम पैटर्न नज़र आ रहा है, यानी आपको जो है ना एरोग्राम भी नज़र आ रहे हैं बहुत सारे। एरोग्राम का मतलब ये हुआ कि एयर इन द लंग, तो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी वो और नॉन होमोजेनियस हो जाएगी। ये वाला ये ऊपर वाली है यूनिफॉर्म और होमोजेनियस ओपेसिटी, इसको ज़रा डिस्कस करें, ये क्या चीज़ है। इफ होमोजेनियस, अगर आपने कहा होमोजेनियस है, देखिए इसको टेपर ऑफ कैसे कर रहे हैं आप, ये देखें। सर मेरे पास स्क्रीन शो नहीं हो रही। अब मैं इसका क्या करूँ ये बता। तुम इसको वो देख लेना, इसकी जो रिकॉर्डिंग आएगी तो उसमें आ जाएगी, क्योंकि अब मैं दोबारा तो नहीं जा सकता पीछे। सर किसी के पास भी शेयर नहीं हो रही स्क्रीन। नहीं हो रही है शेयर, चलो तो फिर नहीं सर, और तब नहीं हो रही सर। नहीं हो रही है, चलो कोई बात नहीं, मैं फिर कोशिश करके देख लेता हूँ भाई। यानी जो है ना, ये स्क्रीन शेयर अगर नहीं हो रही है तो बड़ी अजीब सी बात है। सर आपने वो दोबारा जब कनेक्ट किया था ना, उसके बाद शायद प्रेजेंट कर रहा है। नहीं, ये नहीं डाला होगा ना इसमें ये डालना चाहिए था, इसको करना चाहिए था, ये नहीं डाला था ना, मसला ये हो गया। अब आ रही सर। हाँ तक अब आएगी, क्योंकि ये जो है ना वो उसमें वो उड़ गया था, तो दोबारा इसको किया नहीं था। दैट इज ऑल राइट। अभी अब देखिए आ रही है या नहीं आ रही, अब देखें। ठीक है जी, इसको जो है ना मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ इसको इस तरह से। सिंगल ओपेसिटी है, पहले तो बात ये रेडियो ओपेसिटी में भी क्लासीफाइड सिंगल मल्टीपल, जैसे मैंने बोला था पहले। फिर मैंने ये कहा ये सिंगल की बात करें, इसको छोड़ दीजिएगा। सिंगल वो ओपेसिटी है जो एक लंग फील्ड में होती है बस, चाहे वो 1 हो 2 या 3 हो, लेकिन लंग फील्ड एक होनी चाहिए, उसको सिंगल माना जाता है। मल्टीपल ओपेसिटीज का मतलब होता है कि उसमें 2 से ज़्यादा लंग फील्ड इन्वॉल्व किया। आपने 6 पढ़ी हैं, 6 होती हैं लंग फील्ड, तो मल्टीपल उसको कहते हैं। सिंगल ओपेसिटी अगर आपने कहा ये सिंगल है, तो फिर क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे कि इसको डिवाइड करें 2 में, यूनिफॉर्म और होमोजेनियस ओपेसिटी। क्या होती है कि जिसके अंदर जो है ना वाइट होता है बिल्कुल एब्सोल्युटली, में कहीं कहीं एरोग्राम इक्का दुक्का मिल गए तो मिल गए। नॉन यूनिफॉर्म और नॉन होमोजेनियस ओपेसिटी वो ओपेसिटी है जिस ओपेसिटी के अंदर जो है एयर ब्रोंकोग्राम पैटर्न जिसे आप कहते हैं, यानी एरोग्राम भी नज़र आ रहे हो, वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी, इसलिए वो वाइट नहीं रही है, नॉन होमोजेनियस हो गई है। अब इसको पहले तो ये डिवाइड किया कि सिंगल है मल्टीपल, फिर सिंगल को मजीद 2 में डिवाइड किया, फिर यूनिफॉर्म को 2 में डिवाइड कर दें, और अगर नॉन यूनिफॉर्म को 2 में डिवाइड कर दें, मसला हल हो गया। वो आपका जो ग्रुप पहले मैंने बताया था कि अगर आप थियोलॉजिकल ग्रुप बनाते हैं तो 1, 2, 3 और 4, जो आप जब इसकी वो देखेंगे, इसकी रिकॉर्डिंग इसमें नज़र आ जाएगा वो मैंने क्या बताया, उसको आप लिख लें या उसको बहरहाल याद कर लें किसी तरह से, तो फिर आप देखिए आपकी कितनी ज़बरदस्त क्लिनिकल रेडियोलॉजी है। इसको अलग पढ़ना पड़ेगा, इसको अलग पढ़ना पड़ेगा, ये भी 2 में डिवाइड होगी, ये भी 2 में डिवाइड होगी। अगर ये आप करते टेपर ऑफ हो जाएगी, यू आर श्योर अबाउट द डायग्नोसिस, यानी इतनी क्लोज चले जाएंगे आपके, भाई ये कहेंगे ये हो नहीं सकता इसके अलावा। चलो इतनी बड़ी बात, चैलेंज हो जाता है। तो यूनिफॉर्म को अगर आप करेंगे डिवाइड तो इस तरह करेंगे, लेकिन 2 में डिवाइड कर दें। इसमें कोई कर्व नज़र नहीं आ रहा, किसी किस्म का फ्लूइड लेवल नज़र नहीं आ रहा विदाउट कर्व। दूसरा ये कि अपर कनकेविटी है जिसको एलिसिस कर्व कहते हैं, एलिसिस कर्व, ये मिस्टर एलिसिस है।
एलिसिस कर्व कहते हैं इसको, और इसको सेमी ल्यूनर साइन आप लोग कहते हैं, जो आपके यहाँ पढ़ा रहे होते हैं उससे ल्यूनर साइन या सेमी ल्यूनर साइन कहते हैं, अपर कनकेविटी बॉर्डर या फ्लैट कर्व के साथ। तो या तो ये विदाउट कर्व होगी, फ्लूइड लेवल वगैरह कुछ नहीं होगा, या ये कर्व के साथ होगी जिसको एलिसिस कर्व कहते हैं, सेमी ल्यूनर साइन कहते हैं, या आप जो भी नाम लें इसका, फ्लैट कर्व भी होता है, इट इज पॉसिबल। तो ये इसमें डिवाइड कर दी जाती है। अब ये इसको पकड़ें खाली पर, एग्जाम्पल्स ऑफ डोमिनेंट होमोजेनियस ओपेसिटी विदाउट फ्लूइड लेवल, ये ऊपर वाला जो विदाउट कर्व, तो गौर कीजिएगा इस बात पे मेरी, बस इसमें कोई फ्लूइड लेवल नहीं आएगा। ये है, देखिए अब इसके अंदर इसको डिस्क्राइब करेंगे तो आप ये देखेंगे अपर जोन वाइज डिवाइड करो, मिडल 2 जोन इन्वॉल्व हो गए हैं यहाँ पे। सिंगल ओपेसिटी एक ओपेसिटी है जिसने दो जोन को इन्वॉल्व किया। हमारी डेफिनेशन में चूंकि इसमें डिमार्केशन लाइन नहीं है, अगर डिमार्केशन लाइन आ जाती, फर्स्ट करें यहाँ पे बीच में टूट जाता है, यहाँ अलग हो जाती, ये अलग हो जाती, तो फिर ये मल्टीपल हो जाती। लेकिन चूंकि ये इसने कोई भी बीच में डिमार्केशन है ही नहीं, इसमें कोई डिमार्केटिंग लाइन नहीं है, और इसने जो है ना अपर और मिडिल का कुछ पार्ट इन्वॉल्व किया है, कंप्लीट नहीं किया है, क्योंकि कंप्लीट में तो 4th रिप ये है यहाँ पे, यहाँ तक आनी चाहिए थी इसको, ये नहीं आई है, इसने यहाँ से यहाँ तक इन्वॉल्व किया है। इसमें कोई एरोग्राम मुश्किल आपको नजर आएगा, लेकिन नीचे भी देखिएगा इसको और ऊपर से भी देखिएगा। ये होमोजेनियस ओपेसिटी है, ये टिपिकल है एग्जाम्पल लोबार नमूनिया की। मतलब इतना श्योरिटी कैसे दे दी है? अब ये अब बोले ना, आप ये बोलेंगे भाई और भी चीज़ें हो सकती हैं, आपने तो बोला चाहे ग्रुप 1 है, फिर ग्रुप 2 है, ग्रुप 3 है, ग्रुप 4 है, और आप इतने श्योर कैसे हैं? इसलिए श्योर है कि वजह ये कि ट्रेकिया को देखिए, सेंट्रल है ये देखिए, इसका एरोग्राम को देखेंगे, इतनी बड़ी ओपेसिटी अगर है तो ये ट्यूमर तो नहीं हो सकती। अगर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होता तो ये फाइब्रोटिक हो जाता है, ये से खींच देता इधर, पुल कर लेता अपनी तरफ, वो भी नहीं है। तो एक ही चीज़ बाकी बचती थी, वो है कि नमूनिक कंसोलिडेशन, वो ना तो ट्रेकिया को पुल करता है ना पुश करता है। ये इतनी सॉलिड एविडेंस है ये इसका। लोबार यानी कंसोलिडेशन है, वो चाहे लोबार हो, चाहे ट्यूबरकुलोस हो, चाहे फंगल हो, कोई भी हो, छोड़ें उसको, लेकिन ये है कि ये कंसोलिडेशन है। अक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ द लंग, लोबार नमूनिया की स्टेजेस याद है आपको? उसकी स्टेजेस होती थी जो आप पैथोलॉजी में पढ़ते थे। स्टेज 1 क्या होती है? स्टेज ऑफ कंजेशन। दूसरी स्टेज क्या होती है? स्टेज ऑफ रेड हेपेटाइजेशन। और स्टेज 3 क्या होती है? स्टेज ऑफ ग्रे हेपेटाइजेशन। और स्टेज 4 क्या होती है? स्टेज ऑफ रेजोल्यूशन। ये चारों को पकड़ा जा सकता है अगर होमोजेनियस ओपेसिटी है ये। पर ये होमोजेनियस से पहले क्या होना चाहिए? स्टेज ऑफ कंजेशन हो। मैंने पहले बता दिया था आपको, एक्यूट जब मैं बता रहा था आपको लंग फील्ड, तो मैंने बताया था कि लॉट ऑफ जो है ना ब्रोंकोवास्कुलर मार्किंग्स होंगी जो टच करेंगी यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ब्रोंकोवास्कुलर मार्किंग टच करेंगी, कॉन्ग्रीगेट हो जाएंगी एक जगह आके, कॉन्ग्रीगेशन हो जाएगा, वो स्टेज ऑफ कंजेशन है। वो पकड़ा जाना मुश्किल है, उसका पेशेंट प्रेजेंट ही नहीं करता। सेकेंड स्टेज में जब आता है तो वो उससे तकलीफ शुरू होती है, बुखार और ये सारी चीज़ें शुरू होती हैं, तो वो आपके पास आता है, तो फिर एक्सरे आप कराते हैं। ये स्टेज जो होती है रेड हेपेटाइजेशन की होती है, जब ये होमोजेनियस होती है। जब ये नॉन होमोजेनियस हो जाती है तो स्टेज ऑफ ग्रे हेपेटाइजेशन होगा जो आगे आएगा, वो नॉन होमोजेनियस हो जाएगी। इसमें एरोग्राम्स भी आ जाएंगे, एयर ब्रोंकोग्राम पैटर्न कहते हैं उसको। अगर इसमें थोड़े थोड़े आप ये डाल दें एयर को, तो एयर ब्रोंकोग्राम पैटर्न हो जाएगा वो, यानी नॉन होमोजेनियस हो जाएगी ओपेसिटी। तो स्टेज ऑफ जो है ग्रे हेपेटाइजेशन जो होगी वो नॉन होमोजेनियस होगी। और फिर आखिर में रिजल्ट जब करेगी तो क्या होगा कि बड़े बड़े पैचेस गायब होने शुरू हो जाएंगे, और फिर उसके बाद उसी स्टेज पे वापस चले जाएंगे जो पहली वाली थी। कंजेस्टिव चेंजेस थोड़ी सी रह जाएंगी जो रिजॉल्व हो जाएंगी, 2 वीक्स के अंदर गायब हो जाएगी। रेजोल्यूशन का क्या मतलब होता है? कंप्लीट रिकवरी आफ्टर एक्यूट इन्फ्लेमेशन। या तो कॉम्प्लिकेशन डेवलप कर लेगी या रेजोल्यूट कर लेगी। ये स्टेज नंबर 4 है, नमूनिया की स्टेज है, लोबार नमूनिया।
बेस्ट एग्जांपल है होमोजेनियस ओपेसिटी की विदाउट कर्व। बेस्ट एग्जांपल इसके अलावा और भी हैं। देखिए हाइड्रोटिक सिस्ट को देखें आप, ये देखिए, ये वो सिस्ट है जो कंप्लीटली जो है ना ओपेसिटी के, इसमें थोड़े से एयर शेडो नज़र आते हैं हमको, बाकी कुछ नज़र नहीं आता। अगर इसको गौर से देखेंगे तो इसकी मार्जिन यहाँ पे आपको नज़र आ रही है इस तरह से, फिर इसके बाद एक हल्की सी शेडो नज़र आ रहा है इसके अंदर, लेकिन डोमिनेंट होमोजेनियस है, ग्लोबुलर है, एक लंग फील्ड को इन्वॉल्व किया हुआ इसने, यानी लोअर वाली को। तो हाइड्रोटिक सिस्ट कई तरह से नज़र आती है, बाद में फ्लूइड लेवल भी नज़र आ जाते हैं। एक्सोसिस्ट होता है, एंडोसिस्ट। अगर मैं चला फर्ज करें तकानकोसिस ग्रैनुलोसिस पे, तो मैं केस प्रेजेंट अगर मैं करूँगा तो 1 घंटा उसमें लग जाएगा। मैं नहीं बता रहा, मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो है ना, इसमें एक अच्छा साइन नज़र आ रहा है आपको, वो ये कि यहाँ पे आप देखिएगा, ये छोटे छोटे आपको डॉट नज़र आ रहे हैं, ये कैल्सिफिकेशन हो रहा है इसमें। ये याद रखिए कि कैल्सिफिकेशन जो है वो अच्छा साइन है हमेशा। किसी भी ओबेसिटी का जो बेहतरीन साइन है बिनाइन की तरफ जाता है, वो कैल्सिफिकेशन है। क्योंकि बिनाइन जो भी कंडीशन होती है वो कैल्सिफाई होती है। मैलिग्नेंट कभी भी कैल्सिफिकेशन नहीं करता, ये इत्मीनान हो जाता है कि ये बिनाइन कंडीशन है। तो ये जो है ना सिंगल ओबेसिटी की बात हो रही है, सिंगल ओबेसिटी होमोजीनियस। इसके ऊपर मैं एक अलग आपको ये ना आप समझ लें शॉर्ट सेशन में आपको समझाएंगे इसको एवोलेट कैसे करते हैं। अभी तो ये हो गया कि भाई लोबान नमूनिया नहीं हो सकता, ये लोबान नमूनिया क्यों नहीं हो सकता? ये इसलिए नहीं हो सकता कि इसकी मार्जिन्स को आप देखें जरा, इसके अंदर डॉट्स छोटे छोटे अगर बहुत गौर से आप देखेंगे आपको नजर आएंगे, तो वो तो उसमें नहीं होता, लोबान नमूनिया में तो नहीं होता। तो इसलिए मेरा डायग्नोसिस जो बनता था, इसको कंफर्म करें, इट में भी एब्सेस जो फुल हुआ है, उसमें फ्लूइड लेवल नहीं दिया, इट इज़ पॉसिबल, मगर उसके अंदर भी कैल्सिफिकेशन नहीं होती। कैल्सिफिकेशन कहते हैं कॉर्निफिकेशन को, हम यहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कॉर्निफिकेशन, इसमें कॉर्निफिकेशन के साइन है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। इसलिए ये करीब तरीन है हाइड्रोटिक सिस्ट के। लेकिन ये आप डिफरेंशियल डायग्नोसिस, अगर कोई पूछे भाई डिफरेंशियल डायग्नोसिस बताओ, शुरू हो जाओ। एक्यूट इन्फ्लेमेशन है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है, ट्यूमर एंड ट्यूमर लाइक स्टेट है, और मिसलेनियस कॉजेज हैं, वो भी ऐसी ओबेसिटी कॉज कर सकती हैं, व्हाई नॉट। और यहाँ एक बड़े मज़ेदार बात बताऊँ कि इस एक्सरे के ऊपर हमारे एक साथी थे, तो उन्होंने कमेंट पास किया था, वो ये कहा था कि ये ब्रेस्ट इम्प्लांट है। ये बड़ी मज़ेदार बात बता रहा हूँ, उनको नहीं पता था ये क्या चीज़ है। उन्होंने कहा ब्रेस्ट लगा दिया इन्होंने, इम्प्लांट है ये उसका। देखिए ब्रेस्ट इम्प्लांट होता है तो हमेशा याद रखिए कि वो बिल्कुल फॉरेन बॉडी की तरह बिल्कुल वाइट होता है, इस तरह होता है नजर, जिस तरह ये नज़र आ रहा है, बिल्कुल वाइट होता है, एब्सोल्यूट वाइट होता है। दूसरी बात ये होती है कि उसके बॉर्डर बिल्कुल जो है क्लासीफाई हो जाते हैं, इसका ये बॉर्डर गायब हो गया, इसका किनारे का पता ही नहीं चल रहा किधर चला गया। ब्रेस्ट जो इम्प्लांट होता है वो बिल्कुल सही है, उनकी बात मैं मान लेता हूँ। लेकिन यहाँ पे भी एक आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, तो ये लोअर बॉर्डर ये वाला जो है ना, ये एट्रोफिड ब्रेस्ट का शेडो है, ये नज़र आ रहा है। लेकिन बहरहाल ये कि वो बंदे ने एक्सेप्ट कर लिया इस बात को। दोनों में डिफरेंस ये है कि उसमें जो है वो आपको वाइट नज़र आएगा, होमोजेनियस वाइट, बिल्कुल एब्सोल्यूट। और दूसरा ये कि सारे के सारे बॉर्डर नज़र आएंगे उसमें जो आपने इम्प्लांट लगाया। ये उन्होंने बात ऐसी थी जो बड़ी अनहोनी बात है। बहरहाल हेमाटोमा का नाम सुना है आपने कि क्या चीज़ होती है? सबा आप बता सकती है हेमाटोमा क्या होता है? अब तो आ रहा है नज़र आपको सबा? कोई और है शामिल है इस गुफ्तगू में? ये बताएं, हेमाटोमा पता है क्या होता है? तौसीफ साहब आपने नाम सुना है इसका? चलो आप ही बताओ यार। सर सुना है नाम। अच्छा आप मैं समझा देता हूँ आपको, मैं ना। सर ट्यूमर होता है, तरह से माल फॉर्मेशन होती है, ट्यूमर बिनाइन होता है, बिनाइन ट्यूमर। हाँ ये सही है, बिल्कुल एग्जैक्टली। असल में मसला ये है कि इसकी डेफिनेशन बहुत आसान है। आपको मालूम है कि 3 जो लेयर्स हैं, जो एम्ब्रियोनिक लेयर्स हैं, 3 हैं।
आपको पता है ये बात, नई बात तो नहीं। एक्टोडर्म है, एंटोडर्म है, ठीक है ना, मीजोडर्म है। जो मीजोडर्म है, यहाँ की बात करें ना, हम यहाँ की बात करते हैं, सिर्फ लंग की बात करते हैं, तो ये ड्राइव हुआ ज़्यादातर जो इसके जो आए हैं वो कार्टिलेज बनी है, इससे बोन बनी है, इसमें पैरेन्काइमा भी आपको लंग, ये सारी चीज़ें जो नज़र आ रही हैं, इसमें ज़्यादातर एक्शन है वो है मीजोडर्म का। और मीजोडर्म जो है क्या है, मल्टीपोटेंट सेल्स होते हैं, वो अपनी ही लाइन में जहाँ चाहे डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। अब ये क्या गड़बड़ हो गया है मामला, वो बनाना कुछ और चाह रहे थे, बन उनसे कुछ और गया। यानी अल्लाह पाक की ज़ात है ना बनाने वाली, तो ऑर्डर उसने किया कि कौन, वो हो गया। अब कुछ रेमेनेंट पार्ट ऐसे रह गए जो कि डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाए, तो जो डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाए हैं वो हेमाटोमास कहलाते हैं। जब एंटोडर्म से आ रहे हैं वो अलग होते हैं, जो मीजोडर्म से वो अलग होते हैं, और एक्टोडर्म के भी होते हैं हेमाटोमास। तो हेमाटोमा जो है वो इसमें जो है ना, ये बिनाइन ट्यूमर लाइक कंडीशन है, सही है आपकी बात। और बाज़ दफ़ा जो होता है ये जो है आपको नज़र आ रहे होते हैं यहाँ पे, ज़्यादातर ये पेरिफेरल पार्ट में आपको नज़र आएंगे, कभी कभी ये मिडिल में भी आते हैं नज़र। ये जहाँ पे कैरेना होता है उसके आसपास भी होते हैं, उसको प्रेशराइज कर रहे होते हैं जैसे जैसे आदमी बड़ा होता जाता है, लेकिन ये बिनाइन है। बिनाइन होने की निशानी क्या बताई अभी मैंने, अगर आप गौर से देखें इसको मैग्नीफाइंग ग्लास से, तो इसमें आपको कॉर्निफिकेशन नज़र आएगा, यहाँ यहाँ यहाँ, और यहाँ पे आपको बिल्कुल वाज़े तौर पे जो है इसके अंदर जो है ना ये लिखा है, ये सीटी किया है इन्होंने। ये देखें इसकी लेयर देखें ज़रा, एक लेयर है, फिर दूसरी लेयर है, तीसरी लेयर है, फिर चौथी, ये सारे अनडिफ्रेंशिएटेड रह गए हैं, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए अपना। अब हेमाटोमा समझ में आ गया तो साहब क्या चीज़ होती है, ठीक है ना। जी सर, समझ में आ गया। डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए तो ये रेमेनेंट रहे। ये रेमेनेंट जैसे आप कहते हैं कि हो गया, वेस्टिजियल स्ट्रक्चर है बॉडी के अंदर, जिनको आप समझते हैं कि वेस्टिजियल। सर ये कंजेनेटली प्रेजेंट होते हैं? हाँ, कंजेनिटली होता है, छोटा होता है, फिर ये जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो ये भी बढ़ जाता है। लेकिन ये अल्लाह के हुक्म से ही अब ये कुछ बन सकता है। ये बड़ी पावरफुल चीज़ होती है। अगर इसको निकाल लें ये, और निकालने के बाद इसको ग्रो करने की कोशिश करें इन विट्रो, तो मीज़ेनकाइमल जितने भी ट्यूमर है वो आप बना सकते हैं, आप इससे निकाल सकते हैं, जितने भी चाहे निकाल लें आपकी मर्जी। सर ये वैसे तो बिनाइन होते हैं ना, मतलब ट्यूमर की तरह होते हैं, मगर न्यूप्लेजिया में कन्वर्ट तो नहीं हो सकते ना ये? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल सवाल ही नहीं करता। ठीक है सर। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वाले जो ट्यूमर होते हैं ये नहीं होते, बहुत मुश्किल है। हाँ, उसमें ये चांसेस थे ना, जो इसके अलावा जो हेमाटोमस आपने पढ़े हैं वो सारे सिस्ट भी पढ़े हैं, ओवरियन के टेराटोमास हैं, वो टोटीपटन सेल वाले जो हैं वो जो है वो ख़तरनाक होते हैं, वो हो सकते हैं, कन्वर्जन हो जाता है, इनका नहीं होता। कैल्सीफाई हो गया ना, अब जब कैल्सिफिकेशन आ जाती है, डेवलप हो रही है, तो फिर तो बहुत मुश्किल है। ये अच्छा साइन है। तो ये देखिए कोने खुदरे में पड़ा हुआ है ये। अब इसको आप कहें नमूनिया है ना, हो सकता है भाई, ये तो अब क्लिनिकल बंदा है, मेरे सामने आया है, वो उसको कोई साइन ही नहीं है इन्फ्लेमेशन का, तो मैं कैसे कह दूँ ये एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ द लंग। फिर आप कहेंगे क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो सकता है, मैं कहूँगा नहीं है, क्योंकि बॉडी में कुछ हुआ ही नहीं, उसको कोई तकलीफ ही नहीं है। ये इंसिडेंटल फाइंडिंग थी भाई, इंसिडेंटल फाइंडिंग है, बंदे को कुछ नहीं है, ना वेट लॉस है, ना इवनिंग टेम्परेचर है, ना उसका ये सारा बढ़ा हुआ है। क्लिनिकली क्या आप इसको खंगाल भी देंगे आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये है असल में बात, ठीक है ना। तो इसलिए जो है ना ये बेज़र सी चीज़ है, लेकिन ये होती है, अगर आप कोशिश करेंगे तो पकड़ लेंगे अपनी ज़िंदगी में बड़े आराम से। ये मुसीबत है अलबत्ता, लेकिन उससे मिलती जुलती चीज़ आप ये देखें, अब यहाँ पे इसका जो ब्रॉड बेस है, यहाँ लेटर बहुत ये चली है, ये घूम गई ऐसे, ये मेसोथेलियोमा है, क्योंकि इसका जो है ना एपेक्स है, इसकी बेस है, इसके अंदर अभी तक जो है ना कैल्सिफिकेशन इसमें नज़र नहीं आ रहा। अगर आप इसकी वो करेंगे, सीटी करेंगे, तो उसमें शायद मिल जाए तो मिल जाए। ये जो है एक ख़तरनाक चीज़ रहती है, ये रहती है, एंड देन इट कन्वर्ट इनटू मैलिग्नेंसी हो जाती है। मेसोथेलियोमा इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ, ज़ाहिर बता दो यार, एस्बेस्टोस की वजह से था सर। हाँ तोसीफ भाई, जवाब एस्बेस्टोस की वजह से। शाबाश शाबाश, वेरी गुड। तो इसका जो एस्बेस्टोसिस का जो आखिरी जो है ना हमला जो है ना वो ये है, ये जो आदमी मारा जाता है उससे मारा जाता है। ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसका इम्पोर्टेंट चीज़ मेसोथेलियोमा है।
इसकी डेथ बड़ी ख़राब होती है, ये फैलता है इस डायरेक्शन में और लंग को खा जाते हैं, जस्ट लाइक जो एलिगेटर हम कहते थे अपने ज़माने में। अचानक ये शुरू हो जाएगा बढ़ना, इसका कोई टाइम का मुकर्रर भी नहीं है कि ये वो मैंने कहा ना, वो बाद में बताते हैं आपको उसको कैसे एवोलेट करते हैं, इसकी फेट क्या होता है, किसी भी सिंगल ओबेसिटी का फेट कैसे जज करते हैं ना, ये एक अलग सेशन है, उसको छोड़ें। लेकिन आपने पकड़ लिया ये होमोजेनियस ओबेसिटी है, हाँ है, सिंगल है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाओ, कोई हिस्ट्री नहीं है, कोई हिस्ट्री नहीं, हमें नहीं पता, तो क्या करना पड़ेगा, तो ऊपर से लेकर नीचे तक सारा दोहरा दो। जैसे मैंने दोहराया था वो FCPS एग्जामिनेशन में टेबल वाला पे, तो उसने कहा किताब लिख दो। अब उसकी तंत्रता या वो कर रहा था अप्रिशिएट, ये मुझे नहीं पता, तो इतने सारे डिफरेंशियल बन जाएंगे इसमें। हिस्ट्री अगर आप लेते तो वो बता देता है मैं काम करता हूँ, देखो ना स्टील मिल में काम करता हूँ, फिर मुझे खांसी हुई, ये सारी चीज़ें वो मुझे बताएगा, वो उसको तो नहीं बताएगा, तो मैं तो पकड़ लूँगा ये क्या है, वो रेडियोलॉजिस्ट नहीं पकड़ सकता। ये सर वो इसलिए हो सकता है ना, अगर वो प्लूरल एफ्यूजन करवा दे तो फिर हाँ रेडियोलॉजिस्ट को पता नहीं चलेगा। हाँ, उस वक्त तक जो है ना, नहीं प्लाक्स वगैरह जो है ना उसमें नज़र आ जाए उसको, वो स्टेजेस है ना, इसकी अलग अलग स्टेजेस हैं। पहले जो है इंटरस्टिशियल लंग डिजीज होती है, फिर प्लाक बनते हैं, इसके स्टेजेस हैं, फिर ये जो होता है ये फिर ये बनना शुरू हो जाता है। अब इससे पहले के एक्सरे तो है नहीं इनके पास, प्लूरल एफ्यूजन भी करता है ये, तो इसके 5-6 होती हैं। ये जब आना शुरू हो जाए ना, ये ख़तरनाक तरीन चीज़ है। वो रिजॉल्व हो गया, चलो मान ली बात आपने किसी तरीके से, ये जो मसला आ रहा है ये इसका मतलब है अगर यहाँ तक रिसेक्ट कर दिया ये टाइम पे तो ये तो बच जाएगा। अगर इसके ऊपर चला गया स्टेज 2 में, क्लिनिकल स्टेज 2 में चला जाए, या ग्रेड 1 में भी अगर है तो ये फिर भी बच जाएगा। ग्रेड 2+ हो गया अगर मीज़ोथेलियोमा तो फिर नहीं बच सकता, जान नहीं बच सकती, बहुत मुश्किल है। मतलब कहने का ये था, ये आपको सिर्फ रिकॉग्नाइज करानी है। देखो बस आपने रिकॉग्नाइज कर ली सिंगल ओबेसिटी, आपने व्हाट इज दिस एक्सरे आपने सारा डिस्क्राइब किया। फिर जब लंग फील्ड में आए तो आपने कहा कि देयर इज अ सिंगल ओबेसिटी जिसकी ब्रॉड बेस है टचिंग द लेटरल वॉल एंड देयर इज अ एपेक्स, राउंडेड एपेक्स टुवर्ड्स द मीडियस्टिनम, मिडिल मीडियस्टिनम की तरफ है। ये जब आपने डिस्क्राइब कर दिया तो डिस्क्रिप्शन होता है ये, उसके बाद आपने हिस्ट्री है तो ठीक है, अगर हिस्ट्री नहीं है तो आपने सारी की सारी डिफरेंशियल बता दी है। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, कॉक्स क्यों नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, वाई नॉट। फिर वो सारा का सारा जो मैंने अभी ग्रुप बताए चारों को मैं जस्टिफाई करके छोड़ दूंगा। ये भी हो सकता है, ये वास्टरमिना भी हो सकता है, चलो पैरासिटिक भी हो सकता है, मैं बोलता वो भी इसी तरह नज़र आता है। एक सिंगल ओबेसिटी है जो पड़ी हुई है बस, तो उसका फेट क्या होता है सवाल ये पैदा होता है। ये बात की बात है। ये वो सिस्टिक फॉर्म में अगर आप हो जाएं, बड़े बड़े हो जाएं, वही जगह जो आपने देखे थे तो ये नज़र आ रहे हैं। अब ये 2 नज़र आ रहे हैं, एक यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी नज़र। अब इन्होंने ऑक्यूपाई स्पेस की हुई है यहाँ पे, और इसको देखकर जो है ना वो आदमी परेशान होता है। ये आदमी जो है ना इसको कोई तकलीफ नहीं है, ये एफर्ट एंड टॉलरेंस के साथ आया है, इसलिए आया कि इसकी वाइटल कैपेसिटी कम हो गई है, प्रेशराइज किया उसने इसको, और तो कुछ भी नहीं किया। ये जो है ना आसानी से निकाल सकते हैं आप, सर्जिकल रिमूवल करते हैं इसका, तो ये लंग एक्सपैंड हो जाएगा, जो रिमेनिंग लंग रह गया है वो एक्सपैंड हो जाएगा अच्छा खासा। यानी क्या होगा इसके अंदर, कंपनसेटरी एम्फिसीमा हो जाएगा, उससे ये बेहतर हो जाएगा। तो इसको डायग्नोसिस बनाने के लिए आपको करना पड़ेगा इसका HRCT, और फिर इसकी बायोप्सी करनी पड़ेगी, और फिर सर्जरी करनी पड़ेगी, बस ख़त्म हो गई बात। तो ये जो है ना ये भी आपको वाइट नजर आएगा, बिल्कुल वाइट है ये, देखिए आप, इसकी राउंडेड शेप है सारे का सारे, एक बॉर्डर नहीं मिलेगा इसका कभी भी आपको, सारे बॉर्डर मिल जाएंगे, एक रह जाएगा। तो 3 तरफ के तो बॉर्डर मिल जाएंगे, एक बॉर्डर नहीं मिलता इसमें कभी भी। CA ब्रोंकस को अगर आप देखें, एक पेशेंट, रियल पेशेंट है, उसका ये एक्सरे है। यहाँ पे आपको होमोजेनियस ओपेसिटी मिल रही है, डोमिनेंट सिंगल ओपेसिटी है, इसलिए कि इसमें एयर शेडो भी है, लेकिन ये वाइटिश है, ये यहाँ एयर शेडो है, यहाँ एयर शेडो है, लेकिन ये डोमिनेंट जो है ना ये वाइट है ज़्यादातर, इसलिए इसको सिंगल ओपेसिटी कहेंगे, और होमोजेनियस ओपेसिटी कहेंगे, यूनिफॉर्म ओपेसिटी कहेंगे। अब इसके अंदर अगर कोई हिस्ट्री नहीं पता आपको तो फिर आप सारी की सारी डिफरेंशियल डायग्नोसिस बना देंगे,
जैसे मैंने कहा था, मैंने 26 बनाई थी, वो सारी की सारी दोहरा दें, वो सब में फिट बैठ जाएगा। हिस्ट्री तो है ही नहीं आपके पास, आप कैसे बताएं? अब ये बोल रहा है हेमोप्टाइसिस से आया है पेशेंट, वेट लॉस हो रहा है इसका, वगैरह वगैरह, जो हमारे साइन होते हैं, तो हमसे बताएगा ना, रेडियोलॉजिस्ट को तो नहीं बताएगा। इसके अंदर जो और भी फाइंडिंग्स हैं, इसके अंदर पैराट्रिकल लिम्फोडेनोपैथी भी नज़र आ रही है साइड पे। तो इसलिए जो है सीए ब्रोंकस भी इस तरह से नज़र आते हैं, दे कैन। तो ये आपको बताना था। ये जो है ना होमोजेनियस ओपेसिटी आपने देखी। अब अगर फ्लूइड लेवल के साथ हो तो फिर मज़ा आ जाएगा। अब क्या है, ये इस तरह से देखिए आप ज़रा, इसमें देखिए ये आपको एक ओपेसिटी नज़र आ रही है, राउंडेड शेप है। इसके बॉर्डर देखिएगा, ये गया, ये गया, ये गया, ये नीचे तक गया, यहाँ से मार कर। फिर यहाँ पे जो है ना, ये आपको फ्लूइड लेवल नज़र आ रहा है। ये होमोजेनियस तो है, लेकिन इसके अंदर फ्लूइड लेवल नज़र आ रहा है। यहाँ पे आने के बाद फ्लूइड लेवल नज़र आ रहा है। ये देखें, ये लेटरल व्यू में देखें जरा इसको, ये बहुत बड़ा पार्ट है। होमोजेनियस, नॉन होमोजेनियस, ये भी होमोजेनियस है, एक लेवल नज़र आ रहा है। तो होमोजेनियस ओपेसिटी के अंदर अगर कर्व नज़र आ गया, फ्लूइड, ये फ्लैट कर्व, ये फ्लैट कर्व कहते हैं इसको, तो नमूनिक एब्सिस के तौर पे इसको लेते हैं अगर हिस्ट्री है आपके पास। नहीं, यहाँ पे भी मैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाऊंगा। ये तो मैंने आपको बता दिया, डायग्नोज करने के बाद बता रहा हूँ ना। मेरा मरीज़ आया था, मेरे मरीज़ के एक्सरे हैं, मैंने बता रहा हूँ। लेकिन वो जो बताएगा क्लिनिकल रेडियोलॉजिस्ट जो है, या रेडियोलॉजिस्ट जो बताएगा, उसको हिस्ट्री नहीं है। तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन में भी आएगा, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में भी आएगा, ट्यूमर भी ऐसे होते हैं जो सिस्टिक होते हैं, मैलिग्नेंट भी होते हैं, बेनाइन भी होते हैं। और इसी तरीके से दूसरी कंडीशन है जो नीचे बताई और जो लिखवाई हैं आप, उनमें भी इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं। तो उनमें सेलेक्ट कर ली जाती है, 5-7 डिफरेंशियल डायग्नोसिस बन जाती हैं। अब आपको दिखाएंगे तो 7 डायग्नोसिस क्या है। ये बड़ा कॉमन है, ये आप पूरी ज़िंदगी देखते रहोगे। ये देखें कि कॉस्टोफ्रेनिक एंगल जो है, कार्डियोफ्रेनिक एंगल, दोनों ब्लॉक हैं। फिर ये सिंगल ओपेसिटी है विच इज़ actually covering this area, most of the left lower zone and some part of the middle zone, and that there is a curve. This is Ellis's curve, concavity upwards. ये साइन था जो सेमी ल्यूनर आपके यहाँ बताते हैं, या वार्ड में क्या यही बताते हैं, ल्यूनर सेमी ल्यूनर साइन, कुछ इस किस्म का नाम बताते हैं, लेकिन एक्चुअली नाम एलिसिस कर्व है इसका। और या आप ये कह दें कनकेविटी अपवर्ड्स है, जो आपकी मर्जी है बोलते हैं। भाई एक ही कंडीशन हो सकती है जिसमें हो सकता है, वो फ्यूजन के अलावा हो नहीं सकती। ट्यूमर इस तरह प्रेजेंट नहीं करता, सेकेंडरी हो सकता है, पैरा मैलिग्नेंट ये हो सकता है। अब इसके पीछे क्या है राज बंद, मैंने ये क्यों लिखा है, अगर आप में से कोई बता सकता तो बता दें। मैं श्योर हूँ इसके बारे में कि ये पैरानिमोनिक फ्लूइड है। आप ये पीछे झगड़ा करें मुझसे, ये सीसीएफ में भी होता है फ्यूजन, ये तो मिक्सिडिमा में भी होता है, हाइपोप्रोटीनियमा में भी होता है, रीनल फेलियर में भी होता है। तो आप इतने श्योर क्यों हैं भाई? अच्छा, पेशेंट की हिस्ट्री भी तो देखेंगे ना। हाँ, पेशेंट की हिस्ट्री की वजह से बोलेंगे नहीं ना। वो तो बेटा तुम क्लिनिशियन हो ना, तुम बोल रहे हो ना ये बात। तो मैं रेडियोलॉजिस्ट बैठा हूँ, मुझे रेडियोलॉजिस्ट तस्वीर करो। चलो तुम रेडियोलॉजी, तो मुझे तो नहीं पता ये किसका है, इसका नाम है, एज लिखी हुई है, मुझसे ज़्यादा तो नहीं जानते। पता क्या मसला है, इसके ऊपर आप देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ आप देखेंगे छोटे छोटे पैचेस आपको नज़र आ जाएंगे। हाँ, निमोनिया जी। ये जो है ना, ये जो है रेजोल्यूशन में जा रहा है, ये केस ये रिजोल्यूट कर रहा है। यहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है, जो भी कुछ हुआ था लीजन, इसके ये रेवेनेंट बाकी बचे हैं, रेजोल्यूट हो गया है ये। अब जो रिजोल्यूट का पार्ट है, ये ऊपर वाला नज़र आ रहा है, ये यहाँ पे, और जो कुछ कॉम्प्लिकेशन आई है वो नीचे आ गई है, वो फ्यूजनस ने कॉज कर दिया। इसलिए मैं श्योर हूँ इसके बारे में, ये पैरानिमोनिक है, ये और कोई वजह नहीं हो सकती इसके अलावा। वो कैसे, इसलिए की वजह ये है कि इसके साथ और चीज़ें जो आपने बताई हैं उनके अपने स्पेसिफिसिटी होती हैं, प्लूरल फ्यूजन के साथ भी स्पेसिफिक होती हैं। अगर आप यूरिमिया बोल रहे हैं तो उसकी भी अपनी ख़ास ढंग से आता है, ऐसे नहीं आता वो यूनिलेटरल होता भी नहीं है, वैसे भी बायलेटरल होता है। अगर आप ट्यूबरक्लोसिस बोल रहे हैं तो वो इधर होता है, अगर आप सीसीएफ का बोल रहे हैं वो इधर होता है। अब ये जो है ना, इसके अंदर ये साइन अगर आ गया नज़र,
तो ये पैरानमोनिक हो गया है, क्योंकि रिजोल्टिंग स्टेज में है। अब इतने गौर से देखें अगर तो फिर आप पकड़ लेंगे उसको, अदरवाइज तो नहीं पकड़ सकता कोई भी, बहुत मुश्किल काम है। ये वो था जो कैविटेटिंग ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, ये मैंने प्रेजेंट किया था केस इसी तरह का राग ऑडिटोरियम में। यानी एक पहलवान था, उसके ऊपर बात हुई थी, तो वो एक्सरे मेरे पास ओरिजिनल भी पहुंची थी और एक कॉपी उसके पास, एक उनके पास है CPSP के पास। इसके अंदर आप देखें फ्लूइड लेवल है ये, इसकी मार्जिन को देखें, एक मार्जिन गायब है, वो आइसोडेंस हो गई है, बाकी मार्जिन बिल्कुल नज़र आ रही हैं। अब इसके बाद इसकी मार्जिन्स को देखें, इरेगुलर है इरेगुलर है, ये आप देखें, यही सारा खेल है इसका। ये यहाँ से स्टार्ट हो जाओ, ये देखें, ये सिरेशन नज़र आ रहे हैं, मार्जिन रेगुलर नहीं है, और ये ओपेसिटी जो है सिंगल है, होमोजेनियस है, डोमिनेंट वाइट है, ये ज़्यादा यहाँ भी इसी बीच के अंदर इसके अंदर कर्व आया है, फ्लैट कर्व है, ये निशान दे रहा है ये आपको। ये आपने ये बोला कि ये एब्सेस क्यों है ना, अब याद आ गई ना बात दोबारा, इसलिए कि इसकी मार्जिन को देखो भाई, और उसकी मार्जिन देखो, वो बिल्कुल रेगुलर होगी। इसके अंदर भी आपको इरेगुलरिटी नजर आ रही है, देखिए यहाँ पे। इतने गौर से जब दिखता है बंदा तो फिर पकड़ा जाता है। यहाँ पे जो है ना मीडियल जो लिम्फ नोड थे वो लार्जमेंट है उसकी, ये कर्व ये वाली ये लाइन जा रही है, और यहाँ के जो लिम्फ नोड है वो ब्लॉक हो गए, तो आपको ज़ाहिर लिटरल व्यू में, अगर लिटरल व्यू आप करेंगे तो नजर आ जाएंगे वो। तो ये जो है ना इसके अंदर क्या आपको बताना था कि एक ओपेसिटी है आपके पास, ठीक है जी, और एक सिंगल ओपेसिटी को हम कहते हैं पल्मोनरी नोड्यूल। ये आखिरी बात है जो आप गौर से सुनिए। अब एवोल्यूट कर रहे हैं आप, एक पल्मोनरी ओपेसिटी है आपके पास, जिसको आपने कहा कि होमोजेनियस ओपेसिटी है, और होमोजेनियस ओपेसिटी है सिंगल, तो उसको क्या कहते हैं ये लोग रेडियोलॉजिस्ट अपनी ज़बान में, पल्मोनरी नोड्यूल। अब वो पल्मोनरी नोड्यूल उनका टर्मिनोलॉजी वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अब उसने एक्सरे देखा, आपके पास ले आया, अब आप क्लिनिशियन हैं, अब वो आदमी बिल्कुल ठीक ठाक है, उसको अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, आपने एवोल्यूट करने की कोशिश की कि इसकी कॉज क्या है। आखिर में जब आप देखा कि सारी के सारे मार्कर भी नहीं मिल रहे, आपको कुछ भी नहीं मिल रहा, जो कि होने चाहिए एक्यूट के होने चाहिए, क्रॉनिक के होने चाहिए थे, कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। तो या तो आप बायोप्सी करते, इस चीज़ की बायोप्सी करते, जो भी आपको लीजन मिला था वो आपसे हो नहीं रही है, मरीज तैयार नहीं है उसके लिए, दूसरे मायने में आप ये कह सकते हैं। तो इसमें जो है ना इसका फार्मूला इस्तेमाल होता है, परमानेंट नोड्यूल के लिए इस्तेमाल करते हैं हम एक फार्मूले को, कि इसको मेजर कर लेते हैं। इसका कहते हैं डबलिंग टाइम, इसको कहते हैं। अगर इसका जो है डबलिंग टाइम जो है वो 4 वीक्स में हो जाता है, 4 to 6 वीक्स होता है, यानी फर्ज के 2 सेंटीमीटर ये 2 महीने में या 1.5 महीने में फर्ज की ये हो गई डबल, तो ये मेलिग्नेंट है, ये मेलिग्नेंसी होगी डेफिनेटली। इसने इतनी जल्दी इतना बड़ा लीजन नहीं होता, ग्रो नहीं करता। या ये वो लीजन है कि जिसने जो है ना बहुत टाइम लगाया, 4 साल तक वो उतनी रही 2 सेंटीमीटर, अचानक जो है वो 4 साल के बाद वो डबल हो गई। नहीं, आपने 5 साल या 4.5 साल बाद एक्सरे किया, पहले 5 साल था, अब उन्होंने कम कर दिया इसको, लेकिन डबलिंग साइन इसको कहते हैं, डबलिंग टाइम साइन। तो वो अगर अब डबल हो, फर्स्ट इसके दरमियान में अगर है कोई और डबल नहीं होती, तो ज़्यादातर इसी का चांस होता है कि ये बिनाइन कंडीशन, जो भी आपने निकाली वो बिनाइन है। इसको एवोल्यूशन कहते हैं परमानेंट नोड्यूल का, डबलिंग टाइम कहते हैं। ये इस तरह से एवोल्यूट करते हैं। अगर आपने बायोप्सी वो नहीं दे रहा इजाज़त, मरीज़ कंसंट्रेट ही नहीं आगे जाने को, तो फिर ये हम क्या करते हैं कि रेडियोलॉजिकली इसको मॉनिटर करते हैं। तो आपसे कोई पूछ ले कभी तो परमानेंट नोड्यूल का एवोल्यूशन कैसे करते हैं, तो आप बोलेंगे डबलिंग साइन कहते हैं इसको, डबलिंग टाइम साइन। अगर ये वीक्स में होता है डबल, 6 वीक लगा लें चले, डबल हो जाता है, तो ये डेफिनेटली ये कोई कंडीशन है जो मैलिग्नेंट कंडीशन है। अब मैलिग्नेंट कंडीशन निकाल लो लंग्स की जो भी आती हैं। और दूसरा, अगर ये बिनाइन है तो ये फिर ग्रो नहीं करेगा, ये ग्रो करेगा
जो है ना ये डबलिंग साइन देगा ही नहीं आप 6 साल बाद करेंगे बस हेमाटोमा है जैसे अभी तुमने बताया, वो एक बिनाइन चीज़ है, वो पड़ी रहेगी बस ये। इसी तरीके से जो है ना वो हाइड्रेटिस सिस्टम उसने कुछ भी नहीं किया, उसमें कॉर्निफिकेशन हो गया, कैल्सिफिकेशन हो गया, ऑसिफिकेशन हो गया, भाई डबल नहीं होगा वो कभी। ये जो है ना इतनी सी बात है जो आपको समझानी थी। ये शायद आपकी जो है ना ये लिखा हुआ ना मिले, जैसे मैंने बताया है, तो ये ज़ाहिर कहीं ना कहीं से मैं रेफरेंस दे के बता रहा हूँ। तो अब ये यहाँ तक जो है ना ये सेशन जो है ना हमने इसको किया है, ये एंड ऑफ द, ये थोड़ा थोड़ा आप करें इसको। देखो हमेशा बिट्स में करो, अगर एक साथ आप करोगे तो आपकी समझ में नहीं आएगा कुछ भी। तो आज की जो बात की है हमने होमोजेनियस सिंगल ओपेसिटी की बात की है, और सिंगल ओपेसिटी में होमोजेनियस की बात की, नॉन होमोजेनियस की बात नहीं की है। फिर होमोजेनियस की 2 टाइप हैं, दोनों की बात मैंने की है कि जिसके अंदर कोई कर्व नहीं होता, और दूसरी बात की कि विद कर्व होता है। तो दोनों की डिफरेंशियल डायग्नोसिस आसानी के साथ बनाई जा सकती है। अब ये टेपर ऑफ कर रहे हैं, आप नीचे की तरफ आ रहे हैं, एक डायग्नोसिस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये 2-3 आदमी सुन रहे थे, तफसीर की आवाज़ तो आ रही है, तो बाकी लोगों की आवाज़ नहीं आई है मुझे। तो आपके जहन में अगर कोई सवाल है तो अभी कर लें, वरना फिर व्हाट्सएप पे करें इसको, या फिर एक्सरे को रिपोर्ट कर दो ना, पहले भी कर चुके हो। इनमें से कोई एक्सरे ले लो, उसको रिपोर्ट कर दो, जैसे आपने पहले भी करके दिया था। आपको ये असबर हो जाएगा, ज़बरदस्त हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे बंद करते हैं, क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है, ये प्रोग्राम रिकॉर्ड किया जा रहा है। देखते हैं ये रिकॉर्ड होता है, इंशाल्लाह हो जाएगा। इसको आप दोबारा देखिए ज़रा, मैंने क्या बोला था, 1-2 दफ़ा और देखेंगे तो आपको बिल्कुल पक्का हो जाएगा ये। आई थिंक कि ये बात समझ में आ गई होगी। आप क्या ख्याल है तौसीफ साहब, सही है ये? तो इसको रिकॉर्ड को देखना ज़रा, जो रिकॉर्डिंग की है उसको ज़रा रिपीट करना, और अगर सवाल करना हो तो मिपमी पे उस पर कर देना, या उसको रिपोर्ट भेज देना, वो मैं देख के फिर आपको सही कर दूँगा, ठीक है? तो यहाँ पे इसको मैं रोकता हूँ, इसकी रिकॉर्डिंग को, इंशाल्लाह ताला। अब ये जो आएगा सेशन 5 या 6 है, 5 तो कल होगा। उसका माने है कि आपको ये करना है नॉन होमोजेनियस रेडियोपेसिटी को रीड कैसे करते हैं, उसको आपको बताया जाएगा। तो कल 5 वाले को किया जाएगा। 9 सेशन है इसके टोटल। तो कल जो है ना कोई क्वेश्चन होगा तो आप मिपी में भेज दीजिए, या रिपोर्ट करना चाहें तो रिपोर्ट करके भेज दीजिए किसी भी एक्सरे को आप, ठीक है? ओके, फिर ये मैं जो इसको